जी नीलम वो जरा जोर दे के बोली और महरोज ने चूंकि इस लड़की की तरफ लगी। इसके मुंह से नीलम सुना था, आप कहाँ है इस वक्त? इसने जानबूझकर भाग रहा है शॉपिंग सेंटर में। इसने हंसकर कहा, फोन बंद कर दिया। महरोज हैरानी से इसे देख रहा था, जिसने स्टाइलिश सा सूट पर बड़ी सी चादर ली हुई थी, लेकिन इससे संभाली नहीं जा रही थी। कभी पल्लू सड़क जाता, कभी यहीं से चादर ढलक जाती। चेहरा छिपाने की कोशिश भी नाकाम थी। महरोज ने शक उठाने के लिए एक बार फिर नंबर डायल किया और इसका फोन बजा। वो हल्का बक्का खड़ा इतनी तेजी से आगे बढ़ा, इससे पहले कि कुछ कहता लड़की चादर का कोना दरवाजे से अटक गया। चादर एक बार फिर ढलक गई। इसने जल्दी से तस्वीर बनाई। क्या चीज पसंद करके की है ये? इसने सेलमैन से कहा, जी डायमंड लॉकेट है। फातिमा को डायमंड ले रही थी, इसलिए मुझे मना कर दिया और इसका नंबर बार बार मिलाने पर मजबूर हो गया। इसने एक बार फिर मिलाना नंबर। जी कहें, रबिया ने मुस्कुरा कहा, आप फातिमा है ना? आपको कोई शक? इसने हंसते दबाते हुए कहा, नहीं ऐसे ही। इसने कहा, अगर शक है भी तो कल मिट जाएगा, सारे बीत खुल जाएंगे, बस कल का इंतजार कर। रबिया ने कहा और फोन बंद कर दिया। मगर एक बात सच थी, इस लड़की की एक झलक में ही बहुत पसंद आई थी। क्या कामा क्यामत ढूंढी है? वो दिल ही दिल में माँ की पसंद को दाद देने लगा। अभी अभी घर में सूफी इलियास की गाड़ी दाखिल हुई थी, इसलिए गेट अभी खुला था और रबिया की गाड़ी अंदर आसानी से आ गई। बीवी जी, आपको गाड़ी अंदर लाने की इजाजत नहीं। चौकीदार लपक कर इसकी तरफ आए, तुमने मेरे लिए गेट नहीं खोला, मैं खुद अंदर आई हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। वो कहती अंदर चलेगी। फातिमा ने इससे सामने सोफे में कुछ पर चढ़ती को पकड़ा। रबिया, फातिमा खड़ी हुई। फातिमा, मैं तुमसे मिलने आई हूँ, तुमसे बात करनी चाहती हूँ, प्लीज मेरे दिल पर रखा बोझ हल्का कर दो। रबिया हंसी कहती, फातिमा करीब आई, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। फातिमा रुख मोड़ गई। प्लीज फातिमा, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, बस एक मजाक किया था, एक शरारत की थी। बहुधा मेरी इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकती। ना जाने कैसे मुझसे गलती होगी, मेरी गलती माफ कर दो फातिमा प्लीज। मैं तुम्हारी वही रबिया हूँ जो खुश हो जाती, जिससे घंटों बातें करके भी बोर नहीं होती थी। आज मेरी गलती पर मुंह मत मोड़ो, मैं माफी की दरखास्तगार हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मगर तुम तो अच्छी हो। रबिया कहते कहते रो पड़े। फातिमा ने पलट कर देखा, इसके सार भी भीगे गए थे। फातिमा ने, तुम अंदर जाओ। सूफी साहब की आवाज पर रबिया का चेहरा जल पड़ गया। फातिमा की इतनी जरूरत नहीं थी, यह हुक्म न मानती। वो अंदर चली गई। फातिमा रुको, रबिया पीछे बल गया। गए एक कदम मत बढ़ाना, लड़की तुम्हारा इस घर में दाखिल ममना है। चौकीदार ने बताया, मेरा नाम लड़की नहीं रबिया है और मैं कोई ये नहीं मकबी बांझी हूँ। इससे पहले कि मैं तुम्हें बाहर छोड़कर आऊँ, खुद ही चली जाओ। इलियास साहब ने गुस्से से कहा, जो गलती मुझसे आपकी किसी बेटी से होती तब भी आप इस घर से निकाल देते, अगर ऐसी हरकत मेरी बेटी करती तो इसका गला दबाकर इस कब्र में उतार देता हूँ। ये सवाल जवाब नहीं करता, मतलब आप मुझे बेटी नहीं बांझी ही समझते हैं। इससे बेहतर था आप मुझे कब्र में ही उतार देते, ऐसे नफरत की मार तो न मारते। वो रोते ही बोली, मेरी बेटी तुम्हारी जैसी नाहजार नहीं है, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इन्होंने गुस्से से मारने के लिए हाथ उठाया। आराम से बात करें सूफी साहब, ये कोई गैर नहीं, हमारे घर की बच्ची है। खदीजा ममानी रबिया के सामने आ गई। खबरदार खदीजा, मेरी 4 बेटी हैं और इज्जत से घर में रह रही हैं, ऐसे कहो जहाँ से आई है वहाँ चली जाए, मेरे जबत को ना आजमाए। वो गुस्से से डारे। रबिया रबिया, इसकी आंखों से महरोज की आवाज हो रही, ले जाओ इसको यहाँ से। सूफी साहब ने हकारत से कहा, लेने ही आया हूँ सूफी साहब, छोड़ने नहीं आया। फिरोज ने आगे बढ़कर रबिया का हाथ पकड़ा। बीवी है तुम्हारी, ध्यान रखा करो, कहाँ आ जा रही है? इलियास ने ताना दिया, जामे मस्जिद के इमाम के घर आई है, किसी क्लब या फहाशी के अड्डे पर नहीं गई जो आप मुझे ध्यान रखने का ताना दे रहे हैं। जबान संभाल के बात करो लड़की, हमारी तुम्हारा कोई वास्ता नहीं। आपकी बेटी से शादी करता तब वास्ता होता, आपकी माँ जी से शादी की तब वास्ता नहीं रहा, यही बताना चाहते हैं आप? इसमें ने इज्जत से सारे खानदान के सामने बाकायदा निकाह के कोई वाक्य नहीं लेके गया, जो सब ने वास्ते खत्म कर दिए। इससे पहले जो हुआ, इलियास कुछ बोलते वो रबिया का हाथ पकड़े इससे खींचते हो पलट गया। छोड़ो मुझे, मैं फातिमा से बात करके ही जाऊंगी। इसने छुड़वाने की कोशिश की, मगर उसे खींचता हुआ बाहर गाड़ी तक या फ्रंट डोर खोल के से अंदर निकला और ड्राइविंग सीट हमारे साथ ही ड्राइवर को फोन कर दिया कि आई हो महरोज पर बढ़ के अपनी बीवी की खैर रखने का ध्यान रखने। ये सब क्या दर तुम्हारे है, मेरे किए धरे का सब बाब तुम हो। काश मैं मर जाऊँ। दुख से बोलिए, आई डोंट नॉट केयर, मैं दूसरी शादी कर लूंगा। इसे छेड़ा और वो दोनों हाथों पर चेहरा छुपाए रोने लगी। बहुत दुनिया हो गई है, रबी की तरफ से खामोशी है, कोई शोर हंगामा नहीं था। पूरा घर में पूरा दिन घर में गुजार देती महरोज इसकी ये रूखी फीकी रोटी नोट कर चुका था। आज इसका इरादा कहीं बाहर इसके साथ जाने का था, पर कुछ ही देर में इसके चाचा शाम का फोन आ जो इन्हें अपने घर डिनर पर इनवाइट कर रहे थे। महरोज ने हामी भर ली। ओके बेटे, शाम 7 बजे तक पहुंच जाना। गांव का रास्ता खराब है, इन्होंने तायीद करके फोन बंद कर दिया। इस वक्त 4 बज रहे हैं। वो ऑफिस से सीधा घर आया। आफर ने जल्दी आता देखा, वजह बची आज हमने गाँव जाना है, एहसान चाचा का घर डिनर पर। इसने आफा बेगम को बताया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। और जब कमरे में आया तो राइंग ने चेयर पर झूलती हुई नजर आई। अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो? और सोफे पर बैठते हुए बोला, मुझे क्या होना है, बड़ी सहजान हूँ,
तो मैं तुमसे कुछ कहने आया था। वो जानता था कि इसे साथ ले जाना किसी चोटी को सर करने के बराबर है। मैं भी तुम्हारे इंतजार कर रही थी। मेरा चौंका, मुझे कहीं बाहर ले चलो, मेरा दिल घबरा रहा है। वह शक्ति से बोले, क्यों, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, या फिर डॉक्टर के पास ले चलो? वो उठकर करीब आया। डॉक्टर के पास नहीं, बल्कि कहीं ऐसी जगह ले चल जहाँ मुझे मेरे अपने की याद ना आए। बहुत याद आ रही है, थक गई हो तो फिर उठो और तैयार हो जाओ। मेहरोज ने इसके हाथ पकड़कर इसे खड़ा किया। ओवन अचानक कैसी कैफियत में थी, चुपचाप तैयार होने चलेगी, मगर इसकी तैयारी बस कपड़े तब्दील किए और बालों में ब्रश करके आ गई। बस वो हैरान हुआ तो और क्या, कोई मेकअप वगैरह, कोई ज्वेलरी नहीं, मेरा मूड नहीं। लेकिन रबिया वो असरार करते करते रुका। ओके ठीक है चलो। वो खुद भी तैयार हो चुका था। मेहरोज सीढ़ियाँ उतर कर नीचे जा चुका था, लेकिन रबिया वहीं रुक गई और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी। और थोड़ी देर बाद जब वह नीचे आई तो मेहरोज के चेहरे पर मुस्कुराहट फैलेगी। ब्लैक कॉम्बिनेशन की लॉन्ग शर्ट और पजामा पहने, मैचिंग ज्वेलरी और लिपस्टिक लगाए, बहुत खूबसूरत लग रही। मैं बेहतर कहना, मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा कहा मानकर कैसा फील करती हूँ। तो कैसा फील हुआ? सच पूछो तो कुछ ही नहीं, कुछ भी नहीं कर रही इस वक्त, बल्कि बदन हो गई हूँ। फेल करना छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगता है मेरा दिल बंद हो गया। अजीब हिस्सी आ गई है। वरना खुद सोचो, कभी तुम्हारे कहने पर यूँ तैयार हो सकती हूँ या बिना कहे ऐसे तुम्हारे साथ कहीं जा सकती हूँ। इसने बड़े आज से मैं रोज की खुशी को मिट कर दिया। इसने रेस्टोरेंट पर मुक्का मारते हुए गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और वह बाहर देखने लगी। तकलीफ हुई सुनकर? हाँ हुई है, और मुझे जितनी अरसे से हो रही है। दिन रात सुकून नहीं, सारी रात जाकर गुजारती हूँ और तो कब सुकून से सोती हूँ। तुम्हें कब दर्द मिलेगा? तुम भी जागो तब तुम्हें एहसास हो इस बोझ का जो मैं अपने ज़मीर पर लेकर फिर रही हूँ। रबिया, तुमने हुआ हो अपने हिसाब पर तारी किया है, या वरना जो हुआ किस्मत में था। कब तक रोक लगा कर रखोगी? एक गिलास पानी पिला दो, मुझे प्यास लगी है। और टूशी से पसीना पूछते हुए कहने लगे। परेशानी से इधर उधर देखने लगा। पानी कहाँ से मिल सकता है? थोड़े फासले पर पेट्रोल पंप था। महरोज गाड़ी से उतरकर पंप की तरफ गया और मंजिल वाटर से ले आया। रबिया ने गाल थपाया। हूँ ये लो पानी। इसने बोतल दी। वो घटाघट पानी पी गई। आर यू ऑल राइट? हूँ, इट्स ऑल राइट। क्या हुआ? बस यूं ही दिल घबरा गया था गर्मी से। वो गाड़ी का शीशा नीचे करने लगी। क्या ये बेहतर नहीं हम डॉक्टर के पास जाए? नहीं, अब ठीक हूँ। खाने के लिए कुछ लोगी? नहीं। अब बता, जहाँ जा रहे हो इसके लिए कुछ ले लो। महरोज चूंका। तुम्हें कैसे पता कहाँ जा रहे हैं? दिन में निशा और नाइमा की कॉल आई थी, और तो तुम्हें पता है इसका दिमाग पागल हो रहा था। ये लड़की इसे पल पल पागल कर रही थी। बस एक तुम्हारा नहीं पता था, बाकी तो सब पता है, इसने कहा और आंखें मूंद ली। माजी घर में सबकी मिली जुली आवाजें। बारात आ गई। बारात की लड़कियां फूलों की बत्तियां लेकर गेट में गई। इनमें रबिया भी शामिल थी। चेहरे पर मुस्कुराहट लिए रोज ने पहले कदम अंदर रखा तो फूल नछावर करने में पहले भी इसने की और दम बहुत सा रह गया। इसके कदम जम गए। ये लड़की आखिर माजरा क्या है? फातिमा, इसने ज़ेर लब कहा। रबिया, रबिया, यस मॉम, तुम्हें ऊपर फातिमा बुला रही है, सकीना ने बताया। और पलट कर एक लड़की को ताल थमाकर चली गई। और महरोज के समातों पर बम फोड़े इसे छोड़ गई थी। पूरी रात ख्वाहिशों और अरमानों से सजे ख्वाब झूठ और फरेब थे। मतलब ये लड़की कोई और है, फातिमा कोई और। इसने मुझे बेवकूफ़ बनाया। ये कैसे हो सकता है? दिल में तस्वीर सजाई, सुबह का बेचैनी से इंतजार किया था इसने, तो फिर वो फैसले दे पर नहीं आ सकता था। अपनी भाभी देखी तूने? इसने सोफे पर बैठते हुए कहा। कौन? हसन ने हैरान हुआ। वो ब्लैक शरारे में। इसने रबिया को देखते हुए कहा। मगर वो तो फातिमा भाभी नहीं, कोई और है। बस यही है अब। वो मुस्कुराया और हसन उलझ गया। मॉम, इसने पास खड़ी आरफा बेगम को अजीब बांधा। वो लड़की कौन है? वो फातिमा की फुफू की बेटी है। रबिया अहमद लाहौर से आई है। इसने तारफ पर आया। आप बैठे मेरे पास। इसने आरफा बेगम को पास उड़ाकर तमन्ना से इसकी समातों बम फोड़ा। वो हिल करेगी माशाल्लाह, आज तो चांद जमीन पर उतर आई है। रबिया ने दुल्हन बनी फातिमा को देखकर कहा। दुल्हा में भी किसी चांद से कम नहीं, जोड़ी कमाल की है। पास खड़ी लड़की ने कहा। बस सब ही तारीफ कर रहे थे। फातिमा गजब हो गया। वो दूल्हा ने शादी से इनकार कर दिया। रुखी ने वो फड़क्या। रबिया ने कहा। हाँ, वो कहता है फातिमा से शादी नहीं करूँगा, वो रबिया से शादी करना चाहता है। ये क्या कह रहे हैं? रबिया चकराई। हाँ, नीचे सारे लोग जमे हैं और अब्बा तो दूल्हा को मारने के दर्द पे हैं। रुकिया ने हवास उड़े हुए थे। रबिया तेजी से दरवाजे खोलकर बाहर निकली। अगर तुम सच कह रहे हो तो ऐसे सजा जरूर देंगे, लेकिन तुमने अगर गलत बयानी की तो तुम्हारे सर कलम कर देंगे। इलियास साहब ने गुस्से से कहा। रबिया की हवाएं उड़ गई। हाय, ये क्या हो गया मुझसे? वो साख्त खड़ी थी। सकीना, बुलाओ अपनी बेटी को, इन्होंने बहन से कहा। जी जी बुलाती हूँ। सकीना डाइनिंग से भागती बाहर निकली, मगर रबिया दरवाजे पर ही खड़ी थी। इन्होंने इसका हाथ पकड़ा। रबिया, चलो मेरे साथ। मोम सकीना इसका हाथ पकड़ अंदर लेगी। इधर आओ लड़की। इलियास साहब ने कहा। जी जी। रोते जैसे से खड़ी है। तुमने इस लड़के को कहा कि तुम फातिमा हो? जी कहा था। उससे जगह खड़ी थी। तुमने इसके साथ बातें की? उन्होंने गुस्से से राजी की थी, मगर सिर्फ एक शरारत थी। इतना सुनना तक इलियास साहब का बारी हाथ इसके गाल पर पड़ा।
بے شرم یہ شرارت تھی تمہیں نظر میں وہ داڑے۔ مامو جان اس میں میری کوئی بدنیتی نہیں تھی، میں نے بس ایک شرارت کی تھی، یہ اس وقت سے ایک مزاق تھا بس۔ اس نے صفائی دی، مذاق تھا کسی نامحرم سے باتیں کرنا، خود کو اس کی بیوی بنانا بنتا مذاق تھا۔ تمہاری مجھ سے غلطی ہوگی مامو جان، مجھے معاف کر دیں۔ اس نے منت کی۔ معافی کیسی؟ تمہاری سزا یہی کہ تمہارے نکاح پڑھا کر تمہیں یہاں سے دفن کر دیں۔ انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کی خواہش اڑ گئے۔ احمد مرتضیٰ مولوی کو بلانا ہے یا تمہیں کوئی اختلاف ہے میرے فیصلے پر؟ انہوں نے سر جھکائے کھڑے احمد کو کہا۔ نہیں پاپا، مہروز صاحب، مہروز فاطمہ کا نصیب ہے، وہ دلہن بنی بیٹی اور مر جائے گی۔ اس نے احمد کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ وہ میری بیٹی ہے صابر اور شاکر، تو میں خود بھی نہیں چاہوں گا کہ اس لڑکے کا نکاح میری بیٹی سے ہو۔ الیاس صاحب نے حقارت سے کہا۔ نہیں مام، کچھ تو بولیں پاپا، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ اس نے ماں باپ سے جتا کی مگر کسی نے نہیں سنی۔ وہ دونوں تو شرم سے زمین میں گڑنے کو تھے۔ انہوں نے الیاس صاحب کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ربیہ روتی رہی داڑیں مار مار کے مگر کسی نے اس کی نہیں سنی اور مہروز بخت کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا اور تھوڑی دیر میں ہی اسے دلہن بنا کر رخصت کر دیا۔ ربیہ کی آنکھوں میں دلہن بنے فاطمہ کی تصویر تھی۔ اس کے دل اور ضمیر بھاری بوجھ تلے دب گیا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی مگر رخصتی کے بعد انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، اسے روتی بلکتی کو بھیج دیا، اسے سزا دے کر بھیج دیا گیا تھا، اسے دوری کی سزا، قطع تعلق کرنے کی سزا۔ وہ گاڑی سے پلٹ پلٹ کر دیکھتی رہی مگر کسی نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ بھابھی نشا لپک کے اس کی طرف ہی لپٹ گئی۔ روز خواب میں دیکھتی ہوں کہ مہروز بھائی آپ کو لے کر ہمارے گھر آئے اور روز ٹوٹ جاتے ہیں، نشا نے خوش ہو کر بتایا۔ نشا اپنی عادت سے مجبور نان اسٹاپ شروع ہو گیا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں؟ نائمہ نے بھی کہا۔ ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ربیہ نے کہا۔ نزت بیگم مہروز کی چاچی نے ربیہ کو ماتھے پر پیار کے گلے لگایا۔ چچا نے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بھابھی آپ اتنی پیاری ہیں، بالکل پری لگتی ہیں۔ نشا نے ربیہ کا ہاتھ چوما اور ربیہ کتنے عرصے بعد کھلکھلا کر ہنس دی۔ مہروز کے ساتھ سب نے چون کر ربیہ کو دیکھا۔ دیکھ رہے ہو اپنی بہن کا کمال؟ اسام چچا نے کہا۔ جی دیکھ رہا ہوں، اپنی بہن کا انعام دینے کو دل کر رہا ہے نشا۔ مہروز نے جیب سے وائلٹ نکالا۔ جی بھائی، وہ حیدرک بولی، یہ لو تمہارا انعام۔ اس نے ہزار کے نوٹ اس کی طرف بڑھائے۔ کس چیز کا؟ ساری بات نہیں پوچھتے، بس رکھ لو۔ میں سمجھ گئی کیوں ملا ہے مجھے۔ ملا ہے انعام؟ مہروز کی بات پر زور سے ہنسا۔ آپ کی ہنسی پر ملا ہے انعام؟ آپ تھوڑا اور ہنس دیں، میرا کاروبار چل جائے گا، نشا نے کان میں کہا اور ربیہ کی نظر اس کی ہاتھ پہ۔ اگر میں کہوں یہ پیسے واپس کراؤ، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ دوں گی۔ ربیہ نے کہا۔ نہ بابا نہ، میں لوٹانا نہیں۔ جو پھر جاؤ، بڑی تو چشمے ہو یار۔ طوطا چشم نہیں ہوں، وفادار ہوں، میرے بھائی نے دیے ہیں مجھے، ایک کا بن کر رہتا ہے۔ ربیہ کی بات پر ہنستی تھی۔ تھوڑی دیر میں موڈ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے ہنستے مسکراتے کھانا کھایا۔ بھائی آپ سب ڈائننگ روم میں بیٹھے ہوں، بھابھی آپ میرے ساتھ برتن سمیٹنے میں مدد کروائیں، نشا نے لاپرواہی سے کہا۔ نشا نظر نے کہا۔ اٹس اوکے ماما، اب بھابھی ہمارے گھر کا ہی حصہ ہیں۔ ربیہ نے اس کے ساتھ برتن سمیٹے اور کچن میں رکھے۔ بھابھی آپ چائے کا پانی چڑھائیں، تب تک میں یہ برتن دھو دوں۔ اس نے کام سے ربیہ نے نہ صرف پانی چڑھایا بلکہ چائے بھی بنا دی۔ چائے تیار ہے؟ ربیہ نے کہا۔ میں بھی تیار ہوں، نشا نے چائے کپ میں ڈالے۔ آپ یہ لے جائیں، میں بھی آتی ہوں، نشا نے کہا۔ اس نے ڈائننگ روم میں جا کر سب کو چائے دی اور مہروز گوشت کھانے کو تیار تھا۔ یہ وہی ربیہ ہے؟ چائے مہروز کی طرف ٹرے تھی۔ بیٹھ جاؤ بیٹا تم، نزت نے کہا۔ حاضرین، چائے کیسی ہے؟ نشا نے پوچھنے پر تاریخ سننا چاہتی ہوں، مہروز نے چھیڑا۔ میں کیوں سنوں، سننے وہ جس نے بنائی ہے۔ اس نے ربیہ کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ اور کیا میں خود کریڈٹ دے رہی ہوں ان کو؟ تو پھر ایسا کرو گے، چائے بچی تھوڑی ہے تو اور بھی لے آؤ میرے لیے۔ اس کی بات پر سب ہنس دیے۔ چاہ رہے نشا کو ساتھ لے کے جاؤں، کم از کم میری بیوی تو خوش رہے گی۔ کیا آپ تماشا کرنے والے بندریا سمجھ لیا ہے، نشا نے ایک دم کہا اور سب ہنس دیے۔ چلیں، ربیہ نے کہا۔ ہاں، مہروز نے وال کلک دیکھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ احسام نے پوچھا۔ گھر، مہروز نے کہا۔ ٹائم دیکھ رہے ہو، رات یہیں رکو گے؟ صبح ناشتے کر کے چلے جانا۔ لیکن چاچا بس کچھ نہیں سن رہا، کل جاؤ گے بس؟ کمرہ سیٹ کروا دی ہے، جاؤ آرام کر لو۔ نشا جاؤ، بھابھی کو چھوڑاؤ، تھک گئی ہوں گی۔ وہ مہروز کو روم میں چھوڑائی۔ رات کا جانے کون سا پہر جب وہ کمرے میں آئی، مہروز سو چکا تھا۔ وہ بھی لیٹ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں آنکھ لگی، پھر صبح ہی کھلی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو مہروز کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اسے ایک دم کرنٹ لگا۔ وہ جھٹکے سے اس کے حصار سے کیا ہوا؟ صبح صبح کرنٹ کیوں مار رہی ہو؟ مہروز کھونے کے بل اٹھا، بنا شرٹ کے اس کے مسلز نمایاں ہو رہے تھے کسی باڈی بلڈر کی طرح۔ ربیہ اٹھ کے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے گئی۔ رات تم نے اتنی دیر لگا دی آنے میں تو سو ہی گیا۔ مہروز بھی اس کے آنکھوں میں آ کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپانے لگا۔ مجھے پتا ہوتا تم ہمیشہ کے لیے سونا چاہتے ہو، کب کی آ جاتی۔ کیوں اپنے ہونے والے بچے کو یتیم کر رہی ہو؟ مہروز نے پیار سے کہا۔ بچہ؟ وہ حیران ہوئی۔ تم کیا سمجھتی ہے تم اس سے بات چھپا لو گی؟ وہ
نے گال مس کرتے ہوئے کہا مگر ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مہروز نے اپنی طرف گھمایا کر اس کا رخ کیا، اس کا تیرا تھام لیا۔ آپ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہو کہ ایسی بات نہیں۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی، ربیہ ساکت کھڑی رہی۔ وہ پلٹ گیا، وہ شخص بھی جان گیا تھا جو وہ چھپانا آپ سے بھی چھپائے بغیر پھر رہی تھی۔ اسے کئی بار اپنی طبیعت پر شک ہوا مگر اس نے ٹال دیا۔ وہ شک پر یقین کی مہر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کر کے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل گئے۔ اسے اپنی ماں شدت سے یاد آ رہی تھی، اس کے خاموش آنسو بڑھ رہے تھے۔ اس نے گھر پہنچ کر گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور اسے ہاتھ پکڑ کر اتارنے میں مدد کی مگر وہ اس کا ہاتھ آگے بڑھ گئی، اس کا رخ بیڈ روم کی طرف تھا۔ السلام علیکم، اس نے عارفی بیگم کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ ربیہ کیا ہوا؟ شاید طبیعت ٹھیک نہیں۔ کیا ہو؟ طبیعت کو پریشانی کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے۔ ریلی سچ کہہ رہے ہو؟ عارفہ چہک گئی۔ آپ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، کنفرم کروا لیں۔ ربیہ اداس کیوں ہے؟ شاید گھر والوں کو مس کر رہی ہے اس موقع پر۔ تو کوشش کرو نا کہ اس کی ممی ابا آ جائیں۔ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ ہاں کوشش کرو مان جائیں انشاءاللہ۔ کہاں جا رہی ہیں؟ اس نے عارفہ کو جاتے دیکھا۔ تمہاری ڈیڈ کو خوشخبری دینے۔ مہروز مسکرا دیا۔ اپنی موم کو منع کر دو، میں نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ ابھی نے کہا مجھے تمہاری نہیں اپنے بچے کی فکر ہے۔ مجھے ضرورت بھی نہیں تمہاری فکر کی، تو مجھے اپنے بچے کی تو کرنے دو۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اپنے بچے کے لیے، بیوی کے لیے بھی ہو رہی ہے۔ اف کیا جان لیا ہے، تمہاری حال بھی اپنے جیسا ہی کر دوں گی۔ وہ نفرت سے بولی، وہ تو تم کر ہی رہی ہو، دن بھی برباد ہو رہا ہے۔ یوں لگتا ہے شادی کو 30 سال ہو گئے ہیں، مرد ہو کر بھی خود کو سنبھال کر رکھا، کبھی بہکا نہیں۔ سوچا مشرقی بیوی سے سب ارمان پورے کروں گا، اور مشرقی بیوی ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی۔ یار جو رشتے مجھ پر حلال ہیں اسے حرام تو مت کرو۔ کیا چاہتے ہو؟ وہ سب جو ایک شوہر چاہتے ہیں۔ ہر شوہر زبردستی نہیں ہوتا، ہر شوہر تمہاری طرح ضدی اور غصیلی بھی نہیں ہوتی، ہر بیوی تمہاری طرح ضدی اور غصیلی بھی نہیں ہوتی۔ شوہر کے بڑے بڑے عیب ڈھانپ لیتی ہے۔ تم نے ڈھانپ لیا تھا میرا عیب، معاف تو کر سکتی ہو نا؟ مجھے کسی سے نے معاف کیا؟ اس دن تم مجھے معاف کر دیتے، اب پھر تم کون ہو معافی مانگنے والے؟ اس کی آواز بڑھ آئی۔ مطلب تم معاف نہیں کرو گی؟ نہیں، اس نے لب لیے۔ مہروز ربیہ تیار ہے عارفہ بیگم، تو تم ڈاکٹر کو فون کر کے منع کر دیں۔ مہروز نے لوٹو کہا، بریف کیس اٹھائے باہر گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ لاہور۔ واپسی کب تک کی ہوگی؟ شاید کل۔ وہ جواب دیتا باہر نکل گیا۔ لیکن بیٹا وہ ربیہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں، وہ ماں سے کہتا باہر نکل گیا۔ اس کے ذہن سے ربیہ کی باتیں نہیں نکل رہی تھی۔ پوری رات ہاری بستر پر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا دھیان مہروز کی طرف جاتا، کیا مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے کہ وہ نہیں ہے تو مجھے بے چینی ہو اٹھ بیٹھی؟ کیا میں فاطمہ کو بھول گئی؟ ساری رات جا کر گزاری۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کا سیل گنگنا رہا تھا۔ ہیلو مہروز بات کروں، کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ رات کیسی گزری؟ میری یاد آئی؟ رات اچھی گزری سکون سے، تمہاری تو خیال بھی نہیں آیا۔ تم تو جھوٹ بھی سچ کی طرح بولتی ہو، لیکن اس میں سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ہی مانوں گا۔ میں آ جا رہا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آئی۔ اتنا کہہ کر اس نے فون رکھ دیا۔ مہروز وقت میں تمہیں دل سے یاد تو کر سکتی ہے مگر معاف نہیں کر سکتی۔ اس نے خود کلامی کی اور گہری سانس لے کر رہ گئی۔ آج تمہارا چیک اپ ڈیٹ ہے۔ وہ دراز سے فائل نکالتے ہوئے بولا، جانتی ہوں میں کہ بالوں میں کنگھی کرتے ہو کہ لگی تو پھر چلے ٹائم ہو گیا۔ وہ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر اپنے گرد چادر پھیلا لی اور مہروز کے ساتھ باہر نکلی۔ مہروز نے سیڑھیاں اترنے میں اس کی مدد کی، یہ اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر گاڑی تک۔ ربیہ لا جسم اب خاصا صحت مند ہو گیا تھا۔ 2 ماہ رہ گئے تھے اس کی ڈلیوری کو اور وہ اسے ہر بات کا دھیان رکھتا تھا، چلنے پھرنے کھانے پینے سے ہار رہتا تھا۔ ہر مہینے بعد چیک اپ اب ریگولر ہو رہا تھا، دوائیں بھی ٹائم پر دیتا۔ اس نے ربیہ کا خیال رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ مہروز واحد دیر سے درد برداشت کر رہی تھی۔ وہ بہت دیر سے برداشت کر تھی لیکن اس کی چیخ نکل رہی تھی، اس کی مہروز کو پکار رہی تھی۔ ربیہ اور بڑھا کر اٹھا اور ہاتھ بڑھا کر لیپن چلایا۔ مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ربیہ کا چہرہ پسینے سے تر تھا۔ تم ہمت سے کام لو، میں مام کو بلاتا ہوں۔ وہ باہر نکلا۔ عارفہ بیگم نیند سے اٹھ کر بھاگی آئی تھی۔ مہروز نے اسے گاڑی میں بٹھایا۔ رات کے 3 بجے اچھی خاصی افراتفری ہو گئی تھی، لیکن 1 گھنٹے بعد اس کی بیٹی کی خوشخبری ملی تو وہ ساری افراتفری بھول گیا۔ اس کی خوشی کا ٹھکانا نہ۔ نرس نے بچی کو اس کی گود میں تھما دیا۔ سوری، آپ کی بیوی کی حالت خاصی خراب ہے۔ ڈلیوری کے وقت ان کا بی پی لو ہو گیا تھا، ان کا جسم بالکل بے جان ہو گیا تھا۔ مہروز کی ہوائیں اڑنے لگیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اٹھو حوصلے سے کام لو اور نماز کے بعد دعا کرنا۔ چلو مسجد میں بھی جا رہا ہوں، فیروز نے کہا۔ فیروز نے بچی کے کان میں اذان دی اور مسجد چلا گیا۔ مہروز بھی نماز پڑھنے چلے گئے مگر نماز پڑھ کے واپسی پر بھی آ گئے تھے مگر ربیہ کو ہوش نہیں آیا۔ صبح ہو چکی۔ عارفی نے گاؤں فون کر کے سب کو بتا دیا، لیکن ایک ربیہ کی فیملی تھی جنہوں نے فون سننا گوارا نہیں کیا۔
तुम पहले भी 2 बार आ चुके हो और हमारा जवाब इनकार में था और आज भी है। अहमद मुर्तज़ा ने सह लहजे में कहा, पहले जब आया था तो हालात ये नहीं थी। मैं आपके पाँव पकड़ने को तैयार हुई, इसे माफ़ कर दें, बस एक बार कर दें। वो आज 3 दिन से अस्पताल में मौत और ज़िंदगी से लड़ रही है, बल्कि ये कहीं कि लड़ ही नहीं रही, वो हार रही है, वो ज़िंदगी से मुंह मोड़ रही है। महरोज की आंखों में आंसू थे। जिंदगी में पहली बार वो यूं रोया था, इसका सब्र जवाब दे गया था। इसके मुकाबले आकर वो हार गया था। पहली बार अहमद इसे देखकर ठटके थे। वो सकीना बेगम तड़पी थी, क्या हुआ है इसे? इसकी ममता की तड़प छुपी न रही। पछतावा है इसे अपनी बेटी तक की खबर नहीं, इसे महरोज बख्त का ख्याल नहीं, इसे फातिमा का ख्याल है। काश मैं इस दिन फातिमा से बात करने का फ़ोन ही ना करता। मेरी जिद ने ये नौबत लाई, अपने साथ सबका सुकून बर्बाद कर दिया और 2 घड़े तबाह कर दिए। मैं इससे भी ज्यादा कसूरवार हूँ, आप मुझे सजा दे दें, इसे माफ़ कर दें। महरोज हाथ जोड़ता खड़ा हुआ। सकीना बेगम शोर से मेहदी से देख कर रहेगी, कौन से अस्पताल में है? वहाँ हाथ की तकलीफ का सुनकर पिघल गए। अहमद ने घड़ी निकाली। पहले भी रबिया को बताए बगैर इनसे माफ़ी मांगने आया था, मगर इन्होंने बेइज्जत करके निकाल दिया था। इसने फिर भी हिम्मत नहीं आ रही। 6 दिन बाद वो होश में आई और इसकी नज़र सबसे पहले महरोज पर पड़ी। उजरा वीरान चेहरा काफ़ी थका थका लग रहा था और महरोज है हरदम एक्टिव साफ सुथरा रहने वाला। वो इसकी नज़र खुद पर महसूस करता, इससे आगे से हट गया और फिर इसकी नज़र सकीना और अहमद मुर्तज़ा पड़ी। माँ वो ज़ेर लब बोली, जैसे ख्वाब हो, मेरी जान मेरी बच्ची कैसी है? वो रिपक कर पास आई। मॉम, इसने इन्हें छुआ। हाँ मेरी जान, मैं ही हूँ तुम्हारी मॉम। इन्होंने इसके पेशानी पर बोस दिया। डैड, इसने अहमद की तरफ देखा। आप मुझसे मिलने आए हैं? इसकी आवाज़ भरी। हम पिछले 3 दिन से तुम्हारे पास ही हैं, बस तुम ही आंखें बंद की पड़ी हो। और वो इसने बताया, साहता पूरे कमरे में देखा, इसे महरोज के ही नहीं देखा। कौन वो? अपनी बेटी की बात कर रही है। बेटी? वो चूंकि जाए अहमद बच्ची को अंदर ले आए, इसने तो देखा ही नहीं। मुबारक हो भाभी, तब निशा ने बच्ची को अंदर लाया है। निशा ने बच्ची को अंदर लाया। निशा रबिया से देखकर खुश हुई। जी मैं निशा, आपकी साहबजादी ने थका कर रख दिए है। इसने बच्ची को रबिया के पास लिटा दिया। सब कमरे में आ गए। अरे महरोज कहाँ है? भाभी का सदका देना है और शुक्राने के नफल पढ़ने गए हैं, निशा ने जवाब दिया और फिर सब हंसी मजाक करने लगे। दूसरे दिन इसे डिस्चार्ज कर दिया गया और रबिया घर आ गई। भाभी बच्ची का नाम क्या रखने हैं? निशा ने कहा। क्यों, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या? समझ तो किया, किसी को भी नहीं आ रहा कि क्या रखें। इसने रबिया की तरफ अर्जा क्या? आप संजीदे से बताओ क्या नाम रखना है बच्ची का? फरोज बख्त ने कहा। वानिया। कैसे रहेगा? महरोज ने कहा। इसके मानी क्या है? इसके मानी है अल्लाह की तरफ से तोहफा। वानिया। महरोज बख्त हो। अच्छा नाम रख लो, आरफी ने कहा। रबिया चुपचाप खाना खाती रही। फिर थोड़ी देर बाद बातें करने के बाद बच्ची को लेकर बेडरूम में जा गई। तुम्हें बच्ची का नाम पसंद नहीं आया शायद? महरोज ने बच्ची से खेलते हुए पूछा। मैं इसने इसे कब कहा? बस बात, रबिया ने कहा और मिराज मुस्करा दिया। एक बात पूछूं, तुम्हें बात करने के लिए इजाज़त कब से लेनी पड़ी? जब से तुमने अनजान बनना शुरू किया है। मुझे किसी ने बताया था कि अगर किसी की तवज्जो हासिल करनी हो तो इससे अनजान बन जाओ, मगर अफसोस मुझे अब समझ आई ये बात, जब मैं अपनी सारी मोहब्बत के खजाने लुटा चुका है। खारबा तो अब भी ज़ाया नहीं गया, इसने शरारत से कहा। तुम मुझसे नाराज़ थे? रबिया ने पूछा। नहीं तो फिर मुझसे नज़रें क्यों चुराए फिर रहे थे? पिछमान था जब तुम्हें मैंने मॉम डैड के साथ खुश देखा तो मुझे गलती का एहसास हो, क्यों मैं रिश्तों में दरार का सबब बन गया। ये सब किस्मत में लिखा था। तुम मान चुकी हो इस चीज़ को? हाँ, लेकिन फातिमा नामी तीर मेरे दिल में अभी चुभता है, ये कसक हमेशा रहेगी। इधर आओ मेरे पास। महरोज ने इसे करीब आने का इशारा किया और वो जैसे ही करीब आई, महरोज ने इसे बाजुओं की घेरे में लिया। जिंदगी के किसी न किसी मुकाम पर ये तीर भी निकल जाएगा, बस दुआ किया करो। वक्त बहुत सी तब्दीलियाँ लाते हैं, अब तुम खुद को ही देख लो। पहले करीब आता था तो तुम दूर भागती थी और दूर बैठता था तो खुद ही करीब आ गई। महरोज पटरी से उतर गया। क्या कहा वो चूही? यही कि मैं अपनी बच्ची को प्यार कर रहा हूँ तो मेरी तवज्जो अपनी तरफ सिमत करवा रही हो। महरोज ने इसे देखते हुए कहा। तुमने खुद मुझे करीब बुलाया, मुझे कब पता था कि तुम आ ही जाओगी? इसने हंसते दबाते हुए कहा। महरोज वक्त इसने महरोज के बाल दबोचे, तब ही वानिया रोने लगी और महरोज का रोमांटिक मूड हिरन हो गया। रबिया जल्दी आओ, महरोज का फ़ोन है। सकीना बेगम ने आवाज़ दी। आ रही हूँ। लाउंज में आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या बात है, मूड क्यों ऑफ है? तुम्हारी लाडी ने मेरा सेल तोड़ दिया, नीचे फेंक दिया। कोई बात नहीं, निया ले लेंगे जो तुम्हें पसंद हो। अपनी वन पर बताओ, कर कब आ रही हो? अभी 5 दिन तो हुए हैं यार, घर बहुत खाली हो गया है। मॉम डैड भी तो दोनों को मिस कर रहे हैं। हाँ, यहाँ भी
मॉम डैड फिर से मिस करने लगते हैं। रवि अपनी माँ बाप के लिए उदास हुई। तभी तो कहता हूँ नेह मेहमान की तैयारी करो, फिर एक अंकल आंटी के पास रहेगा, एक मॉम डैड के पास। अच्छा, फिर तुम कहोगे एक और मेहमान की तैयारी करो जो हमारे पास भी रहे, बहुत तेज हो, तभी तो मैं तुम्हारे हाथों बेवकूफ़ बन गया और अब मैं बनती हूँ बेवकूफ़ तुम्हारी चिकनी चमड़ी बातों में आकर। इसकी बातों पर वो हंस दिया। फिर कब घर आ रही हो? पापा आए तो कहती हूँ सीट रिजर्व करवा दें, इसने कहा और फ़ोन रख दिया। जहाज़ की प्रवास करने में बहुत टाइम था। अभी वानिया को गोद में लिए बैग एक साथ रखने बैठी ही थी। मम्मा वो ही बेबी? वानिया ने इशारा किया। हाँ, छोटा सा भाई है। इसने थोड़े फासले पर खड़ी बच्चे को देखा। वो बच्चा भी वानिया को देख रहा था। जाता था बिलाहर। वानिया ने इस बच्ची का हाथ पकड़ के ऐसे खींच लिया, वो रोने लगा। ओह आई एम सॉरी, ये बस खेलने की जिद कर रही है। अरबी ने गाँव में बैठी इसे लड़की से मारी थी। इट्स ओके, लेकिन कभी कभी खेल जिंदगी दाव पर लग जाती है। रबिया को हैरत हुई। इस बात ने रबिया के समातों पर बम फोड़ा। फातिमा, इसने बेयकीनी से कहा। फातिमा, ये तुम ही हो ना? कोई शक? फातिमा, तुम कहाँ थी? रबिया का कलेजा भरा था पानी। पुरानी बातें याद आ गई थी। मैंने बहुत बार तुमसे मिलने की कोशिश की मगर खदीजा मम्मा ने बताया तुम्हारी शादी हो गई है। तुम कहाँ हो, कैसी है? कुछ नहीं बताया। जिसे मॉम डैड ने मुझसे मिलना शुरू किया, मामू ने इन सभी रातें ख़त्म कर दी। रबिया ने कहा, मेरी शादी अपन ने अपनी मर्जी से कर दी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत खुश हूँ अपने शौहर और बेटी के साथ। पुरानी बातें याद नहीं रही, शादीशुदा ज़िंदगी, वक्त नहीं मिलता सोचने का। फातिमा जानती थी रबिया शर्मिंदा है। मिलता है वक्त, जब जब लेटती हूँ सोने के लिए नींद नहीं आती। ये कैसे आएगी? आ जाता है। हमने कभी किसी का जो भी बुरा किया रबिया, भूल जाओ ये पुरानी बातें। मैं भी भूल गई हूँ। मैं इस बात को छोड़ दूंगी, तुम मुझे माफ़ कर दो। इसने बेहतर आंसू के साथ हाथ जोड़ दिए। मैं तुम्हें माफ़ किया, सच्चे दिल से। अब्बा है बेशक तुमसे नाराज़ रहेंगे, मगर मैंने माफ़ कर दिया। हाँ, शुरू शुरू में दुख हुआ था, लेकिन जब से शादी हुई है मैं समझ गई यही किस्मत है। और तो और मेरी किस्मत थी ही नहीं, मेरी किस्मत तो ये है वो तुम्हारी थी। रबिया ने बलक बलक कर रोने पर सब इसे घर देख रहे थे। रबिया, संभालो खुद को। फातिमा ने इसे गले लगाया। थैंक यू फातिमा। इसने फातिमा का हाथ चूमा। आज इसने खोलकर सांस लिया। ज़मीर के बोझ इस उतर चुका था। फातिमा बहुत खुश थी अपने शौहर के साथ। वो कराची में होता था, अच्छी फैमिली थी। आज वहाँ अपने माँ बाप से मिलने आ रही थी। जब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इनका मुलाकात हुआ, बाहर आई तो महरोज खड़ा था। इसने पलट कर फातिमा को देखा, फिर आगे बढ़ गई। कैसी रही? कैसे देख रही हो फातिमा को? फातिमा, हाँ, इसने मुझे ज़िंदगी बख्श दी। महरोज, मुझे माफ़ कर दिया। महरोज ने खुदा को शुक्र अदा किया। इस बार लाहौर जाकर तुम्हें बहुत मिस किया। रबी ने इसके कंधे पर सर रखते हुए कहा। क्यों? बस प्यार आ रहा था तुम पर, तो अब कर लो बस, अब घर जाकर। तो जल्दी चलो। महरोज ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और रबिया खलखलाकर हंस दी। और इन दोनों को हंसता देखकर वानिया तालियां बजाने लगी। खत्म। शोध कैसी लगी हमारी ये शॉर्ट सी स्टोरी आपको? यकीन कभी कभार हमारी छोटी सी शरारत भी बहुत बड़ा नुकसान का बायस बनती है, इसलिए सोच समझ कर शरारतें किया करें।